नमस्कार साथियों, चलते हैं आज हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में। तो देखते जाइए अभी तक जितनी क्लासें हो चुकी, आपकी बायोलॉजी की 17 से 1800 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएँगे। तो देखते ही देखते आपके पता नहीं कब 8000 क्वेश्चंस साइंस के कंप्लीट हो जाएँ, इसीलिए डेली क्लास लेते रहिए। क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें, बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो 10-12 साल से बराबर बार-बार यही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस क्लास का। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर करें और लाइक करें, जो इस क्लास से वंचित हैं। पौधे का कौन-सा हिस्सा गैसों के आदान-प्रदान में सहयोग करता है? तो वह कौन-सा हिस्सा है? वो आपका पत्तियाँ हैं, जो गैसों के आदान-प्रदान में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये ग्रुप डी में ये आया हुआ क्वेश्चन है। कब आया? फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड में और फर्स्ट में भी आया। बराबर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र स्थित होते हैं, तो रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? पत्तों में स्थित होते हैं ये रंध्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी प्रकार के रेलवे से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो इनको छोड़ना भी बिल्कुल मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो कौन-सा इसमें पुष्प नर जनन अंग का घटक नहीं है? वो आपका वर्तिका है। वर्तिका है जो नर जनन अंग का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन-सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो ऐसा कौन-सा पुष्प है जिसका मादा जनन अंग है? तो वो स्त्री केसर है। स्त्री केसर जो पुष्प का मादा जनन अंग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प का इनमें से कौन-सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? तो पुष्प का कौन-सा भाग है जो फल के रूप में विकसित होता है निषेचन के बाद? स्त्री केसर है या बीजांड है, पंखुड़ी है, अंडाशय? तो वो अंडाशय हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, तो एक पुष्प के प्रजनन अंग कैसे होते हैं? तो वो पुंकेसर और स्त्री केसर। एक पुष्प के प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि पुष्प जो होते हैं पौधों में जनन अंग होते हैं, तो पुष्प के जो पुंकेसर और स्त्री केसर हैं जो प्रजनन अंग होते हैं। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों जैसे पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल का क्या होता है? तो जो होते हैं तो इनका बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है, वे झड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन क्लासों को बिल्कुल भी मत छोड़ें, पूरा देखें बिल्कुल। ओके। फूल के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएँ होती हैं? तो फूल के पुंकेसर और स्त्री केसर भागों में जनन कोशिकाएँ होती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर आपका होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के सही के लिए सही लेबल की पहचान करें। ए, बी, ये यहाँ ये बी दिया है, यहाँ ए, सी दिया है। यानी तो उसमें बताया गया है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए क्या है? वो वर्तिकाग्र है। ये क्या है? ये वर्तिकाग्र है आपका। और बी क्या है? तो बी वर्तिका है। ये बी वर्तिका है। सी क्या है? तो सी ये फूल का पुष्प का
ये अंडाशय है। ठीक, तो फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को बीजांड कहा जाता है। जैसे स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है, तो स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ये ये तीनों होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये स्त्री केसर में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये स्त्री केसर मादा जनन अंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो छोटे मन के जैसी संरचना हो जिसे उसे हम अंडाशय में जो एक होता है, तो उसे अधिक बीजांड कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? उसे बीजांड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। तो फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, वो स्त्री केसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर, स्त्री केसर हो जाएगा। अंडक का एक भाग नहीं है, तो अंडक का एक भाग पुंकेसर नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अंडक का एक भाग नहीं है, वो पुंकेसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है वो आयरन है आपका। फसली पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व वो आयरन है, सबसे बेस्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये पुंकेसर के भाग हैं। तो कौन से हैं जो ये पुंकेसर के भाग होते हैं? तो पुंकेसर के भाग परागकोश और पुतंतु होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। परागकोश होते हैं पुंकेसर के भाग और पुतंतु होते हैं। जो पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है पुष्प का बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज होता है और एक पुमंग होता है और एक जायांग होता है। एक जो पुष्प का वास्तविक जनन भाग है, तो वो पुमंग एवं जायांग है, और जो पुमंग नर अंगों से बना होता है, जो पुष्प का वास्तविक नर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एकलिंगी पुष्प होता है, तो यह एकलिंगी पुष्प पपीता होता है, जिसमें से पपीता एक एकलिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? तो उभयलिंगी फूल के रूप में सरसों को जाना जाता है। ये उभयलिंगी फूल के रूप में इसे सरसों को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरसों को उभयलिंगी और या द्विलिंगी कहते हैं। जैसे सरसों हो गई, कपास हो गई, भिंडी हो गई, ये उभयलिंगी भी है और इन्हीं को द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो वो उभयलिंगी सरसों होता है। कौन होता है? सरसों। ऑप्शन सी राइट आंसर। फूल के नर प्रजनन भागों को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भागों को आपको पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फूल का जो प्रजनन भाग, नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहते हैं। फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पासन कहते हैं। पराग कण किसमें पाए जाते हैं? तो पराग कण परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पराग कण परागकोश में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो इनमें से उभयलिंगी है? तो वो सरसों, अभी बताया हमने आपको कि सरसों एक उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधा है। ठीक है,
तरबूज, तरबूज क्या है? तरबूज एक लिंगी है। पपीता क्या है? पपीता एक लिंगी है। और खीरा क्या है? खीरा भी एक लिंगी पौधा है। सरसों उभयलिंगी है या द्विलिंगी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो पुष्प के मध्य में कौन स्थित होता है? वो कार्पेल होता है। पुष्प के मध्य में कार्पेल स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बार-बार ये क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है इस बार फिर से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन-सा है? तो एक फूल के प्रजनन का भाग है पुंकेसर और कार्पेल्स। पुंकेसर और कार्पेल्स ये एक फूल के प्रजनन का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन-सा है? तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग वो है आपका पुंकेसर हो जाएगा, ठीक? और स्त्रीकेसर। पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये फूलों में आवश्यक अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। शीर्ष भाग को स्टिग्मा जिसे कहते हैं। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो पुष्पों का मादा जनन अंग ये आपका कार्पेल कहलाता है, जो पुष्प के अंदर मध्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्पेल। पौधों का नर प्रजनन अंग है। अभी पूछा था कि मादा प्रजनन अंग, तो कार्पेल हो गया। पौधों का नर प्रजनन अंग, तो वो पुंकेसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका, पुंकेसर ये नर प्रजनन अंग है पौधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो ऐसा कौन सा भाग है जो वनस्पतिक जनन में हिस्सा या भाग नहीं लेता? वो फूल है, ये फूल नहीं लेता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, फूल। निम्न में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? तो आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं वो परांकुर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, परांकुर। बीज के 3 भाग हैं। बीज के 3 भाग हैं, वो कौन-कौन से हैं? बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। तो बीज के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बीजपत्र, मूलांकुर और परांकुर। पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज किसके रूप में संग्रहित करते हैं? तो पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटिलेडोन। कोटिलेडोन ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोटिलेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य वो बीजपत्र करता है। कौन करता है? बीजपत्र। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बीजपत्र। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? तो वो टमाटर आपका एक फल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उपवास में भी लोग टमाटर खाते हैं क्योंकि वो फल के रूप में होता है। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कौन नहीं किया जाता है? अंगूर फल के रूप में होता है, टमाटर फल के रूप में, नाशपाती होती है। स्ट्रॉबेरी फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो
तो स्ट्रॉबेरी भी फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो टमाटर का प्रयोग एक सब्जी के रूप में भी किया जाता है। एक सब्जी के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इन 4 विकल्पों में से टमाटर को अलग चुना गया है और जो पिछला क्वेश्चन था, उसमें टमाटर क्या है तो वो फल बताया था हमने। विकल्पों के आधार पर उसको आंसर को चुनते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा बहुबीजी फल नहीं है? तो बहुबीजी फल कौन-सा नहीं है? वो लीची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीची बहुबीजी फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक फलीदार पौधा है? तो फलीदार पौधा कौन-सा है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये फलीदार पौधा होता है। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो जो केले का जो हिस्सा खाने योग्य होता है वो आपका अंतःफल भित्ति और मध्य भित्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अंतःफल भित्ति अंदर का फल की भित्ति और मध्य फल भित्ति खाने योग्य होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है? अपने जीवन काल में केवल एक बार फल और फूल देता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा केला। पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, तो कौन-सा है? पादप का एक वर्धी भाग नहीं है, वो फल है। फल पादप का एक वर्धी भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फल। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो पादपों में प्रांकुर पाया जाता है आपका बीज में। प्रांकुर बीज में पाया जाता है आपके पादपों में। नीचे दिए गए में द्विबीजपत्री बीज के चित्र का अध्ययन कीजिए। चित्र में ए, बी और सी द्वारा नामांकित भागों के कार्यों के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए भावी प्ररोह मूल है। ये क्या है? जो ये पुष्प जो दिया गया है, ए भावी प्ररोह मूल है और बी भोजन का संग्रह है। यहाँ भोजन का संग्रह होता है यहाँ, ठीक। और सी है जो वो भावी मूल है, ये सी है भावी मूल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? तो अभी बताया था बीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पादपों में प्रांकुर बीज में पाया जाता है। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो पादपों में निषेचन के बाद बीजांड आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के बाद। निम्न में से कौन-सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है? तो कौन-सा ऐसा पौधा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर वो सी पौधा नहीं, वो भ्रूण है। कौन-सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है? तो वो भ्रूण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? तो परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण ये रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश होना और उनका फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब और बाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के अ, होती है तो वो कैसी होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में
प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? तो वो आपका रंध्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को ये आपका बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप के वायवीय भागों में वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो पादप के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं। तो सूक्ष्म छिद्रों का नाम बताएं तो वो आपका रंध्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल हैं? तो गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में है? तो वो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? तो तापमान नियमन में मदद करता है तो वो आपका बाष्पोत्सर्जन ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो बाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः वो अंतःकोशिकीय अंतरालों किस स्थल पर नहीं होता? तो अंतःकोशिकीय अंतरालों स्थल पर नहीं होता। गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं। तो गार्ड कोशिकाओं में क्या प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं? जिसे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है, जिससे तो वो है पानी। पानी की बूंदें पड़ने पर गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं, जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो वो बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो बाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। पौधों में जल वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधों की पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से होने वाली जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो रंध्रों के माध्यम से तो बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। वन किसके द्वारा वातावरण में नमी को बढ़ाते हैं? तो वन बाष्पोत्सर्जन द्वारा नमी को बढ़ाते हैं वन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, स्थितियों में बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो स्थितियों में कौन सी स्थितियों में बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है? तो आपका उच्च आर्द्रता स्थितियों में बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे की पत्तियों में
पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे की पत्तियों से पानी के बाष्पीकरण को हम क्या कहते हैं? तो वो आपका ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। पौधों में क्या अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है? तो मदद करता है तो वो बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो किसके माध्यम से ले जाया जाता है? तो वो आपका सी हो जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम के माध्यम से। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना किसका उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है? तो रात के समय जो प्रकाश संश्लेषण के बिना तो किसका उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है? ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न अपशिष्ट उत्पाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में क्या ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, अपशिष्ट उत्पाद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो वो पूछ रहा है कि कब और कैसे उत्सर्जित होती है। वो आपकी होती है दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? वो आपकी डी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वो कौन सा कथन गलत है ये कह रहा है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होता है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसके दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो वो आपकी ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। निम्न में से कौन सी घटना दिन के समय के दौरान पादपों में होने वाली एक प्रमुख घटना है? तो दिन के समय के दौरान पादपों में कौन सी घटना होती है? तो ये बताना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जैसे O2 का मुक्त होना, CO मुक्त होना, CO2 मुक्त होना, O3 मुक्त होना। तो ये आपका O2 का मुक्त होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा O2 का मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किससे जल के 6 अणु बनते हैं? तो किससे जल के 6 अणु बनते हैं? तो वो आपके 12H2O से जल के 6 अणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जल के 6 अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से
अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? तो उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद कैसा होता है? तो आपका कैसा हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद वो आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को किसके रूप में संचित किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसके रूप में संश्लेषित किया जाता है कार्बोहाइड्रेटों को? वो स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो कौन है जो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? मरुद्भिद पौधे हो जाएंगे। अंतिम उत्पाद बनाते हैं मरुद्भिद पौधे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते थे। तो ऐसी कौन सी भौतिक प्रक्रिया है जो पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं? तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? तो कौन से घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णरहित यानी क्लोरोफिल जो होते हैं, तो घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं। विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है वो देखना है। तो पहला आएगा आपका जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो पहले आएगा सी 1 नंबर, फिर आएगा आपका बी 2 नंबर, फिर ए, फिर 4। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होगा जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है?
तो क्या होगा जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्या मापते हैं? तो हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो वो इसलिए मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। जो निर्मित ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। जंतुओं की तुलना में पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो वो पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फ़िल्टर करना। पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फ़िल्टर करना, ये इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो ऐसा कौन-सा भाग है जो गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो रंध्र है, जो पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। किस प्रकार का? तो ग्लूकोज ऑप्शन आंसर हो जाएगा राइट आंसर ग्लूकोज। गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में और वाले बदलने वाले प्रभावी प्रवर्तकों में से एक है? तो वो क्या है? सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व में क्या शामिल है? तो वो आपका क्लोरोफिल शामिल है, सूर्य का प्रकाश शामिल है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 4 मूलभूत आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल होता है शामिल, सूर्य का प्रकाश शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शामिल होती है और जल H2O शामिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर वो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ये प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? तो वो लाल रंग में होती है। कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन-सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का जो भाग है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो वो तना करता है। कौन? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो तना होता है, वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। तो किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? तो सबसे कम प्रभावित करती है तो वो हरा करता है। कौन-सा? जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हरा रंग होता है वो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई एटीपी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? एटीपी। ठीक। पौधों में ऊर्जा का अंतरिम स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा का अंतरिम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश जो है अंतरिम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा ग्रहण संग्रहण के रूप में उपयोग किया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद आपके ग्लूकोज हैं, जल है और ऑक्सीजन है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये 3 उत्पाद बनते हैं, ग्लूकोज और जल और वो ऑक्सीजन, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या किसका उपयोग? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? ये मेन पॉइंट है। ये ऑप्शन ये आ सकता है ये कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो परपोषण पोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, तो वो स्वचालित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वचालित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो कौन सी प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है या मुक्त होगी? तो वो आपकी कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो, तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायु ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी। राइट आंसर ए हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, तो आपके कम से कम 1800 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो इन्हीं क्वेश्चनों को कंप्लीट करते जाइए और डेली क्लास अटेंड करते जाइए और क्लास को शेयर करें और लाइक करें। ओके।